subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of paracetamol. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके NSAID क्लास के, मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्लास के. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now we discuss about the topic. So पैरासीटामोल. तो बात करें हम पैरासीटामोल की, तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला आपके एनएसआईडी ड्रग हैं, जो कि हम फ्रिक्वेंटली नॉर्मल फीवर पे या फिर पेन पे हम यूज़ करते हैं. हर किसी न किसी ने लगभग आपके डेली या बात करें हर साल आपके लगभग 2 से 3 स्ट्रिप पैरासीटामोल तो यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सेफेस्ट ड्रग है आपके पेन मैनेजमेंट के लिए, माइल्ड पेन मैनेजमेंट के लिए या फिर फीवर के लिए. तो बात करें हम लोग पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं. इसका एक तरीके से एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव है, उसका रिंग है, इसलिए हम एसिटामिनोफेन बोलते हैं. और एक तरीके से ये आपके फिनासिटीन का डेरिवेटिव है. फिनासिटीन का आपका एक तरीके से डेरिवेटिव है आपका पैरासीटामोल. बात करें फिनासिटीन की, तो फिनासिटीन फर्स्ट ड्रग था आपके जो कि पैरासीटामोल डेरिवेटिव में या पैरामिनो एसिड पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव हैं, जो कि अब एक तरीके से 1887 पे डिस्कवर हुआ था. बट उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए वो जो बैंड हो चुका है वो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है आपका पैरासीटामोल, जो कि हम एसिटामिनोफेन की बात करते हैं. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए कि ये जो पैरासीटामोल्स हैं ये एक तरीके से पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव हैं. मीन्स जैसे कि ये पैरा एमिनो है, ये फिनॉल डेरिवेटिव है, तो ये इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है आपके पैरासीटामोल का. इसको हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, एक पॉइंट हो गया, ठीक है. एंड डाई इथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फिनासिटीन, ये एक तरीके से डी इथाइलेटेड, नॉट डाई इथाइलेटेड, इट इज़ द डी इथाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ द और एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द फिनासिटीन. तो फिनासिटीन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में डीथाइलेशन होके पैरासीटामोल ही बनाता है. तो बात करें हम लोग पैरासीटामोल का, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल है, ये NHCOCH3, ठीक है, ये पैरासीटामोल है. अगर हम इस OH के बदले में C2H5O, ठीक है, इथॉक्सी ग्रुप ऐड कर दें, हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले में इथॉक्सी ग्रुप ऐड करेंगे, तो वो हो गया आपका फिनासिटीन. तो फिनासिटीन से ही आपके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं वो आपके इस एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल में कन्वर्ट्स होंगे, ठीक है. बात करें इसके हम लोग मोड ऑफ एक्शन की, तो लगभग सारे जो एनएसआईडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो मोड ऑफ एक्शन लगभग सिमिलर होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं. तो ये बात करें हम लोग एस्पिरिन की तरह ये आपके काम करता है. ये भी हमारे बॉडी के अंदर में जो सेंट्रल, खासकर सेंट्रली है या सीनेस के अंदर में जो आपके कॉक्स पाथवे हैं उसको इनहिबिट करता है, और जो पेन थ्रेशोल्ड पॉइंट है, पेन थ्रेशोल्ड है, उसको इंक्रीज कर देता है. मीन्स इट शोज द सेंट्रल एनाल्जेसिक एक्टिविटी, ठीक है. पेरिफेरली कम होता है, ये मेनली आपके सेंट्रल एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है. सिमिलर टू द एस्पिरिन, इंक्रीज द पेन थ्रेशोल्ड पॉइंट, ठीक है, ये आपके पेन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देगा, इन्हेंस कर देगा, ताकि आपको पेन जो है कम महसूस होगा, ठीक है. इट आल्सो शोज द गुड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी. इसका जो मेन यूज़ है वो ऐसे एंटीपायरेटिक एक्टिविटी के रूप में ही है, हम इसको एंटी फीवर ड्रग के रूप में ही यूज़ करते हैं. और ये सेंट्रली बात करें हम लोग, क्योंकि आपको जो पेन, आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो आपके हाइपोथैलेमस से जो है कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है. तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रली काम करता है. जो ब्रेन के अंदर में COX-3 है, जो कि COX-3 जो है एक तरीके से आइसो एंजाइम है, वो उसको इनहिबिट करता है, और जो कि ब्रेन में पाया जाता है. और इसके अलावा जो है COX-3 एंजाइम को रिड्यूस करके एनालिसिस एक्टिविटी भी शो करता है. सो इट इनहिबिट्स द COX-3 इन द ब्रेन दैट कुड अकाउंट फॉर द इट्स एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी और एक्शन, ठीक है. इसके जो मेन एक्शन क्या है आपका, सेंट्रल एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक. ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ही पुअर होते हैं, ये उस पर काम नहीं करते हैं. तो इसलिए हम जो इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड पेन अगर हो रहा है आपको, तो उस पर हम इसको यूज़ ना करके हम डाइक्लोफेनाक वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है. नॉर्मली फीवर है, नॉर्मली पेन हो रहा है बॉडी के अंदर में फीवर के कारण, तो उस केस में हम आपके पैरासीटामोल प्रीफर करते हैं. बाकी केस में हम डाइक्लोफेनाक सोडियम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, आपको पता ही है. However, it enables to inhibit COX enzyme in the presence of peroxidase, which generated at the inflammatory site.
एंड absent in the brain, so shows very pure anti-inflammatory action। जैसे कि हमने कहा, क्योंकि आपके जो पैरासिटामोल है वो परऑक्सीडेज, ठीक है, परऑक्सीडेज के प्रेजेंस में कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर पाता, ठीक है। और ये जो पेरोक्साइड्स हैं वो एक तरीके से जो इन्फ्लामेटरी साइट्स हैं उनमें जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उससे ये बनते हैं परऑक्सीडेज, ठीक है। तो परऑक्सीडेज इन्फ्लामेटरी साइट्स में बनते हैं, इसलिए इन्फ्लामेटरी साइट्स में जो हैं आपके जो पैरासिटामोल है वो कॉक्स को इनहिबिट नहीं कर पाता और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इनहिबिट नहीं कर पाता। इसलिए जो है ये जो ड्रग है बहुत ही पुअरली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मतलब हम इन्फ्लामेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स या इन्फ्लामेटरी रिलेटेड फीवर्स एंड पेन के कंडीशन पे हम पैरासिटामोल को यूज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप याद रखिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू एस्प्रिन, PCM डज नॉट, मतलब एस्प्रिन के कंपेरिजन में PCM में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं रखता है। जैसे कि PCM मतलब पैरासिटामोल डज नॉट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को स्टिमुलेट नहीं करता। इट डज नॉट इंटरफेयर विद द एसिड बेस बैलेंस, ये आपके एसिड बेस बैलेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट नहीं करता। उसके अलावा इट डज नॉट अफेक्ट द CVS मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स एंड इट डज नॉट अफेक्ट द प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट्स, ठीक है, क्योंकि ये एस्प्रिन जो है करते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं आपके एस्प्रिन के वो आपके पैरासिटामोल पे नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको फ्रिक्वेंटली एज ए पेन किलर माइल्ड कंडीशन पे या फिर एज ए एंटी फीवर ड्रग या एंटी पायरेटिक ड्रग के रूप में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, एस्प्रिन कम करते हैं, ठीक है। एंड लिटिल इफेक्ट ऑन GI इरिटेशन एंड ब्लीडिंग, और जो आपके जो मेन साइड इफेक्ट्स है एस्प्रिन का, जो कि आपके GI डिस्टर्बेंस हैं, GI ब्लीडिंग है, अल्सरेशन है, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प है, वो बहुत ज़्यादा होता है एस्प्रिन पे, जो कि पैरासिटामोल पे बहुत ही कम होता है, बहुत लिटिल इफेक्ट शो करता है। बहुत ही वेल टोलरेटेड ड्रग है आपका पैरासिटामोल, बहुत ही सेफेस्ट ड्रग है। और पैरासिटामोल ही एक ऐसा ड्रग है पूरे एनेसाइडिस में जिसको हम प्रेगनेंसी कंडीशन पे यूज़ करते हैं। बाकी जो एनेसाइडिस हैं वो प्रिफरेबल नहीं है, उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं आपके प्रेगनेंसी कंडीशन पे, केवल पैरासिटामोल ही यूज़ करते हैं आपके प्रेगनेंसी कंडीशन पे। ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जीपीएट्स में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ऊपर। तो जैसे कि जानते हैं कि हम ओरली ही लेते हैं, तो इसका ओरल सस्पेंशन है, ओरल आपका जो टेबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं आपके, इसके अलावा पेरेंटल भी आपके आजकल आ जाते हैं, ठीक है। तो ओरली एक्टिव है, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बात करें इसकी प्रोटीन बाइंडिंग की तो वो बहुत कम है, इसका अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन बाइंडिंग जो है आपका 25% ही है। मतलब 100 mg ड्रग लोगे, 100 mg ड्रग आपने अगर ब्लड में पहुंचा है तो 100 mg में से केवल 75 mg फ्री ड्रग रहेंगे और 25 mg ही आपके प्रोटीन बाइंडेड रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ्री ड्रग कंसंट्रेशन रखता है और ये इसलिए जिसका एक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जो बायोअवेलेबिलिटी है आपके एक्टिव ड्रग की या फ्री ड्रग की वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड इट इज़ वेल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी में, पूरे आपके टिश्यूज़ पे। बात करें इसके मेटाबॉलिज्म की तो लिवर पे होता है बाय द कॉन्जुगेशन विद द ग्लूकोनिक एसिड एंड सल्फेट, ठीक है। तो इसका जो मेन एक्सक्रीशन है या एलिमिनेशन है वो आपके कॉन्जुगेशन पाथवे के थ्रू होता है, खासकर आपके ग्लूकोनिक एसिड और सल्फेट के थ्रू। तो ये जो ग्लूकोनिक एसिड्स हैं और सल्फेट्स कॉन्जुगेशन का एंजाइम्स वगैरह हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम हाई डोज पे लेते हैं पैरासिटामोल, जो कि बहुत टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, जो कि हम आगे बात करेंगे, तो हाई डोज पे क्या होता है, अगर ग्लूकोनिक एसिड की कैपेसिटी कम हो गई है तो आपका जो पैरासिटामोल का जो एक्सक्रीशन है वो कम होगा और फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उससे जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो शो होगा, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। एंड इट एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन के थ्रू निकलता है बाय द कंजुगेशन फॉर्म एंड टी हाफ इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर, जो इसका टी हाफ है वो 2 से 3 घंटे का होता है। इसका जो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन एक्शन है वो आपसे 5 से 6 घंटे का रहता है। मीन्स हम इसका जो डोज है अप्रोक्सीमेटली एडल्ट की बात करें तो आपका जो 600 mg का टेबलेट आता है और हम उसको दिन में कम से कम 3 बार हमको लेना पड़ता है आपके पैरासिटामोल को। चलिए अब बात करते हैं हम इसके ADR या साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो नॉर्मल छोटे मोटे जो एब्डोमिनल पेन है, GI इरिटेशन है, सब कॉमन है, नॉइज़िया वोमिटिंग ये सब होता है, लेकिन जो मेन है वो है आपका लीवर टॉक्सिसिटी या हिपेटोटॉक्सिसिटी। ये लीवर डैमेज कर सकता है अब आपके हाई डोज पे। नॉर्मल डोज पे से कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डोज पे आपको साइड इफेक्ट्स शो नहीं होंगे, लेकिन अब हाई डोज यूज़ करेंगे तो क्योंकि आपका जिसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के थ्रू होता है और आपका जो एक्सक्रीशन है यूरिन के थ्रू होता है और बाय द कंजुगेशन होता है,
तो जो कॉन्जुगेशन है उसकी भी कैपेसिटी होती है, वो कुछ ड्रग को ही कॉन्जुगेट कर करके एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। अगर वो एंजाइम्स खत्म हो गए हैं या सेचुरेट हो गए हैं तब वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम हाई डोज पे लें कंटिन्यूसली, तो कुछ तो एक्सक्रीट आउट होंगे जितनी कैपेसिटी होगी, लेकिन कुछ ड्रग जो हैं एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे और वो बनाएंगे रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स या एक्टिव मेटाबोलाइट्स या टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। वो हैं आपके N-एसिटाइल-P बेंजोक्विनोन इमीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके जीपेट में आते हैं कि कौन सा इसमें रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं या एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं या टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि आपके पैरासिटामोल के हाई डोज पे बनते हैं लीवर पे और हमारे लिए लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो आंसर है आपका NaBQI, जिसको हम बोलते हैं N-एसिटाइल-P बेंजोक्विनोन इमीन डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज़ अ रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स विच डैमेज द लीवर सेल्स। ठीक है, तो ये है। अब बात करें हम इसके टॉक्सिसिटी अपीयरेंस की, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम पर डे जो है 10 ग्राम से ऊपर लें, जो कि हम लेते नहीं हैं, हम बेसिकली जो पैरासिटामोल है वो 3 टैबलेट लेते हैं दिन में, तो अप्रोक्सीमेटली 600 mg का ड्रग होता है, तो 1800 mg मतलब 2 ग्राम के आसपास हम लोग डेली ले लेते हैं, 2 से 2.5 ग्राम के लेते हैं आसपास। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे तो 10 ग्राम पर डे बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के लिए, तो उस कंडीशन पे या फिर 150 ग्राम पर kg पर डे से अधिक, मोर देन 150 mg पर ग्राम, 150 mg हुई है नॉट ग्राम, 150 mg पर kg पर डे से अधिक हम लें तो टॉक्सिसिटी हो सकता है। और जो बात करें फिटल एक्शन की, मतलब ये जो है अगर हम हाई अमाउंट पे ले लें बहुत सारा पैरासिटामोल तो आपकी डेथ भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 250 mg पर kg पर डे जो हाई टॉक्सिक डोज है वो आपका मोर देन 250 mg पर kg पर डे है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो कि हम इतना नॉर्मली नहीं लेते हैं। ठीक है, बात करें अदर साइड इफेक्ट्स की, तो है आपके नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन्स, जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये सब कॉमन है, ये सब उतना नहीं होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल पर्सन पे हो सकते हैं। बात करें इसके प्रोसेस की, तो जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डोज पे ले लिए तो कैसे आप मरोगे। हाई डोज पे ले लोगे तो जैसे बात आपका लीवर डैमेज होगा, इसको बोलते हैं हेपेटिक नेक्रोसिस। आपके जो हेपेटिक सेल्स हैं वो डैमेज होने लगेंगे, सेल्स डेथ होने लगेंगे, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। एंड उसके बाद जो है आपका रेनल ट्यूबल नेक्रोसिस होगा, आपके रेनल को भी डैमेज करेगा। जो भी आपके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो आपके मेनली चाहे किसी के भी हो, चाहे आइसोनियाज़ेट के हो, आपके हेलोथेन के हो या फिर आपके पैरासिटामोल के हो, ये कहीं ना कहीं आपके लीवर को और किडनी को ही डैमेज करेंगे, क्योंकि वो लीवर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं और किडनी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इन दोनों के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको मेनली आपके रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स जो हैं या टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो डैमेज करते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, उसके अलावा आपको कोमा हो सकता है, क्योंकि हेपेटिक डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है आपका पेनक्रियास भी इफेक्ट होगा, उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का वो इफेक्ट होगा और उसको आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है और आपके कोमा मतलब एक तरीके से डेथ की ओर आपको ले जाएगा। बात करें इसके एंटीडोट की, अगर टॉक्सिसिटी हो गई, अगर आपने हाई डोज पे पैरासिटामोल ले लिया, टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहा है, तो उस कंडीशन पे हम N-एसिटाइलसिस्टीन इज द एंटीडोट ऑफ द पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी आपके जीपेट में आते हैं। 2-3 पॉइंट है इसमें, एक तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट्स है, उसके मेटाबोलाइट हैं, उसके एंटीडोट हैं, प्रेगनेंसी कंडीशन में हम लेते हैं, ये उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके पैरासिटामोल को लेकर, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनते हैं। बात करें इसके यूज़ की, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसको हम एज ए फीवर को ठीक करने के लिए, फीवर मैनेजमेंट के लिए, फीवर को कम करने के लिए, या फिर मिल्ड पेन मैनेजमेंट के लिए हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, चाहे टूथ पेन हो, चाहे बॉडी एक हो, बॉडी पेन हो, नॉर्मली उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक फार्माकोलॉजी आपके पैरासिटामोल का। सो दिस इज द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासिटामोल। इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, एंड जो होल मैटर इज टेकन फ्रॉम द KD Tripathi। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.